ये ओके फाइन। सो हम लोग आई रियली डोंट नो, लेकिन आज बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, अगर आवाज सही आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड वाली कहानी कर लें। एनीवन? देखना इतनी देर में जाके हाथ रेज होगा ना किसी का, कोई हाथ रेज कर दे। हाँ शुक्र है। अरे राबिया यूसुफ साहिबा, क्या बात है। मतलब कोई और भी हाथ रेज करे, क्योंकि मुझे राबिया की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं। एनीवन एल्स? हाँ अब ठीक है, उमर ने मारियम ने बात कर ली, बस ठीक है, आप समझ आ गए। सो खैर जी, ओके हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो चीजें डिस्कस की थी वो बेसिकली हम लोगों ने यूनिट 2 डिस्कस, यूनिट 3 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और यूनिट 3 के अंदर हम लोगों ने जो बात करनी स्टार्ट की थी वो सेल्स फोरकास्टिंग की थी, और टेक्निक्स लिख ली थी बहुत सारी। ठीक है, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर थिंग, आप लोगों का जो नवंबर में जो अब क्विज होने वाला है, उसके लिए आई डोंट नो मैंने क्या कहा था, पता है? मैंने आप लोगों से कहा था बोस्टन मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेरा दिल चाह रहा है मैं चेंज कर दूं। मैं दो क्विज लेना चाहूंगा, एक आपका डिसीजन ट्री है, दूसरा आपका बोस्टन मैट्रिक्स। सही है। सो पहला वाला जो है आपका बोस्टन मैट्रिक्स में से आ रहा है, कैलकुलेशंस आएंगी, करवाई हुई है क्लास के अंदर, सारी कैलकुलेशंस करवाई हुई है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक कहानी, और कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, वो आप लोगों ने कवर अप करना और आपने करके मुझे देना। ये तो हो गया आपका टेस्ट। उसके बाद एक फॉलोइंग टेस्ट भी आएगा, दो टेस्ट आ रहे हैं। सही है, अब वो क्या डेट्स बनती हैं ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला टेस्ट देना है, और मेरा मसला आप लोगों की जिंदगी अजीरन करना है। ठीक है, उसके लिए मैं सुबह दोपहर शाम मेहनत करूँ। तो एक टेस्ट अभी आप लोगों का आएगा, उसके बाद छोड़ के एक और टेस्ट आ जाएगा, तो जिंदगी टेस्टों में रह जाएगी। तो दूसरा वाला जो टेस्ट होगा ना वो है आपका डिसीजन ट्री में से। सर रेशोज में से कहा था आपने, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं रेशोज में से भी ले लूंगा, टेंशन नहीं है, मैं डिसीजन ट्री में से लूंगा। सही है। वो क्यों डिसीजन ट्री का मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली आप लोगों का जो ये मिड टर्म अभी होने वाला है, मिड टर्म के अंदर डिसीजन ट्री का अगर मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया तो रॉकेट फेंक लग जाएगा आप लोगों के ऊपर, और फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो पुराना टॉपिक भी मुझे आप लोगों से रिवाइज करवाना है। तो अब आपके तीन कैलकुलेशंस, बॉस्टन, डिसीजन ट्री, रेशोज। ठीक है, और अब रेशोज की पहले बात हो रही थी, लेकिन अब बीच में टांग अड़ा के एकदम से डिसीजन ट्री आ गया। तो बॉस्टन मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क की कैलकुलेशन होगी, और 12 मार्क का अंग्रेजी का क्वेश्चन होगा, अक्सर अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, डिसीजन ट्री का जो होगा वो काफी बड़ा पेपर। सही है, उसमें ड्रॉ करने को अलग क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ हुआ हुआ अलग क्वेश्चन आएगा। सही है, तो ये तकरीबन को 30 एक नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। रेशोज 6 मार्क की रेशोज एनालिसिस आएंगे, और फिर 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा। रिमेंबर दैट डिसीजन ट्री के अंदर, रेशो एनालिसिस के अंदर और बॉस्टन मैट्रिक्स तीनों के अंदर आपको 12 मार्क का क्वेश्चन साथ अटैच होगा कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो इनफ तैयारी हो जाएगी। असाइनमेंट तो आप लोगों ने करना नहीं होता सबने, टेस्ट तो करते हो ना यार, टेस्ट के अंदर आप लोगों को सांस लेके देंगे। देयरफॉर कल की क्लास आप लोगों की है, मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था ना, है ना? वो असाइनमेंट आप लोगों ने करके देकर आने का। कितने क्वेश्चन? दो थे, तीन तीन थे, 5 क्वेश्चन दिए थे टोटल। 5 में से 5 ही कैलकुलेशन करनी थी, 3 के, हाँ 5 क्वेश्चन दिए थे, 3 करने थे उसमें से। सही है, और पांचों की कैलकुलेशन करनी थी, 3 डिस्क्रिप्टिव करके कल मुझे जमा करवाने हैं। तो भी ड्रॉ नहीं करना, 0 डाल दूंगा। ठीक है, वेरी हाउ स्वैग चेक कर रहा। अच्छा जी, अब हम इन टर्म्स ऑफ और उसका अगला क्विज इज गोइंग टू रेशियो एनालिसिस।
कोई बैठा है क्लास, फुल प्रॉब्लम। और अब उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करें, ठीक है। और टेक्निक्स जो हैं उसके अंदर हम लोगों ने बात करी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। अच्छा, सारी कहानी समझा देता हूँ और फिर लिख दूंगा, पहले कहानी सुन लो ताकि एक वर्बल आइडिया जनरेट हो जाए, फिर हम उसको लिख लेंगे। तो पहली चीज हमारे पास थी सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, सही है। लोगों से नॉन स्टेटिस्टिकल, ये मोटा सा वर्ड है स्टेटिस्टिकल, ठीक है। नॉन डेटा के हम राइट करें, हमें के ऊपर बात स्टार्ट के नंबर्स कितने सेल्स फोर्स के एक्सपीरियंस, हम किसी और पूरी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, सिर्फ क्या करने, बस पूरी कहानी सुन ली। राबिया साहब उठ के आई कल क्या नहीं है, राबिया आप ऐसे क्यों है? अब बोल लो क्या फरमा रही थी। अरे सर किसी और को लिख रही थी तो कम से कम ये तो देख लिया करो कि किसको क्या लिखना है। और पढ़ाई केवल पढ़ाई करो, किसी दूसरे को टेक्स्ट किया करते, गलत बात होती है। अच्छा अच्छा, अब जरा दोबारा आ जाते हैं। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सही है। एचआर डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, सारे डिपार्टमेंट को कहते हैं कचरे में जाके बैठे और आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट तुम इधर आ। सेल्स डिपार्टमेंट के स्किल्ड, सीजन्ड और एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाता, सही है। यानी ये सिर्फ टेक्निक उस वक्त चल सकती है जब आपके पास एक्सपीरियंस्ड, बहुत साल से काम कर रहा हूं आपके साथ, स्किल मीनिंग उनके पास स्किल हो आपका नया इवन प्रोडक्ट बेचने का भी, सही है। और सीजन्ड मीनिंग वो तमाम तर लोग जिनके बिजनेस, प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट, हर एक से उनकी अच्छी इंटरेक्शन हो, उनकी अच्छा लेजॉन डेवलप हुआ हो, सही है। आप उन लोगों को बुलाएंगे और उन लोगों से पूछेंगे भाई ये सेल कितनी कर रहे थे, मकसद उनसे सेल्स के टारगेट्स पूछे जाएंगे। वो अपने सेल्स टारगेट्स आपको बताएंगे कि जी हम 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट, 5 लाख यूनिट, ये हम अपनी सेल्स टीम के साथ मार्केट में हर महीने या हर क्वार्टर में या हर साल में हम इंजेक्ट करते, ठीक है। अब आप उनसे कहेंगे कि जनाब ये तो इस साल का टारगेट था, आप बताएं इसमें कितना परसेंट ऐड किया जा सकता है, एंड इट मेक्स इवन अ रैशनल डिसीजन कि आप वो टारगेट अचीव कर सकें। यानी मैं अपनी सेल्स टीम से पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं जो स्किल्ड है, उनसे पूछ रहा हूं जो एक्सपीरियंस है और सीजन है कि भाई आप अपने एरिया के अंदर अभी जितनी आप सेल्स कर रहे हो इसकी सेल्स से कितना परसेंट बढ़ाकर आप एक्स्ट्रा सेल्स कर सकते, क्योंकि वो अपने एरिया के अंदर चीते हैं। देयरफॉर वो अपने लिहाज से आपको आइडिया देंगे। फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर से अगर हम बात करते हैं अरीज की, अरीज जो है वो पीसीएचएस के एरिया की सेल्स मास्टर है, सही है। तो मुझे इस चीज के लिए अरीज से पूछना पड़ेगा, अरीज आप हमारे प्रोडक्ट को जो बेच रहे हैं वो पीसीएचएस के एरिया में बेच रही हैं, ब्लॉक 1 2 3 4 जो भी ब्लॉक्स वगैरह हैं, आप टोटल कितनी सेल करती? कहते हैं सर महीने के 50,000 करती। बड़ी अच्छी बात है जी, 50,000 यूनिट्स आप महीने के बेचती। क्या ये आप मुझे बताइए कि कितना ज्यादा आप बेच सकती हैं, 50,000 से कितना ज्यादा और बेच सकती हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि पीसीएचएस के एरिया के अंदर एक एक्सपीरियंस बंदी है,
Therefore, she knows कि कितना ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, और क्योंकि वो सीजन है, उसका लेजर डेवलप हुआ हुआ है, therefore she knows कि how can she sell extra units to existing customers. ठीक है, she knows only about PCHS का एरिया. Same goes with, for example, राबिया. राबिया जो है वो नाजाबाद के एरिया की एक लेडी ऑफ सेल्स समझी जाती हैं. अब उनको नाजाबाद के एरिया का पता है कि यार कौन सा नागन चुरंगी है, कौन सा ये है, फलाना धमाके, लटर वटर, सब जगहों की सेल्स पता है. पूछा कि कितनी सेल्स करती, कहती थी 60,000 सेल्स करती. ये इनसे कहा जाएगा भाई 60,000 से कितना करती है, क्योंकि ये अपने लेजॉन को इस्तेमाल करेंगे. देयरफॉर इनको पता है कि अगर मैं किसी दुकान पर रखवाती हूँ, उसके पैसे आप कैसे, आपकी वो एंट्री कैसे देते हैं. खैर वो जौहर का चीता है. अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप कितने यूनिट बेचते हो, कहता है 40,000, एक 50,000, एक 60,000, 40,000. ठीक है, मैंने उससे प्लान किया कि यार आप जो है वो 40,000 सेल्स करने के लिए आप एक्स्ट्रा होगी तो कैश रिकवर होगा या नहीं होगा. याद रखो, सिर्फ प्रोडक्ट का प्लेस करना मत नहीं, ठीक है ना. सर आप अटक रहे हैं, बिकेगा या नहीं बिकेगा, दैट्स द पॉइंट. सही है जी. मैं अटक रहा हूँ सर अटक रहे हैं कितना अटक रहा जी सर. क्या मेरी वीडियो अटक रही है, मेरी आवाज अटक रही है? आवाज भी अटक रही थी सर. आवाज भी अटक रही. इसका मतलब ये दूसरा इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये बड़ा मसला है. अच्छी वाली 2 times. ओके, अब क्या मैं अटक रहा हूं? नहीं, अब सही है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, सो अब ये याद रखो, सेल्स फॉर कंपोजिट के अंदर हम जितने सेल्स के बंदों से बात कर रहे होंगे, उन सब सेल्स के बंदों के बारे में ये क्लियर इंडिकेशन होगी कि वो अपने डोमेन के अंदर एक्सपीरियंस है और अपने एरिया के अंदर अपनी पूरी एक्सपर्टीज रखते हैं. देयरफॉर वो जो नंबर मुझे कहेंगे कि सर लास्ट मंथ हम लोगों ने 50,000 बेचा था, हम इस साल 60,000 बेच सकते हैं, ठीक है, तो मैं उनके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो सीजन है, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, देयरफॉर उनका 50 से 60 का जो 10,000 का जो एड ऑन है, मैं उसको एक सच समझूंगा, और इस सच के बिहाफ पर मैं प्रोडक्शन को ले जाऊंगा पीछे, और प्रोडक्शन वाले के पास जाऊंगा, भाई तुमने 50,000 यूनिट्स बनाए थे ना, अब तो मैं 60,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना, 10,000 एक्स्ट्रा बना. अब वो जाने, उसका काम जाने, उसको डबल शिफ्ट लगानी है, उसको एक्स्ट्रा काम करना है, रॉ मटेरियल का खरीदना है, मेरा काम टारगेट सेट करके देना. सही है. Sales for composite is only applicable to that particular company that basically have experienced, skilled and seasoned sales team and have a mature product. ठीक है, amateur product या new product in the market, उसकी sales वैसी uncertain होती. For example, जैसे हम चिप्स की बात करते हैं, सही है. अब चिप्स जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दुकान है, एक आलू दो आलू, ठीक है, यानी कि 1 पोटैटो 2 पोटैटो ओपीटी. सही है, इन्होंने चिप्स लॉन्च किए, आए गायब हो गए. भाई क्यों गायब हो गए, क्यों नहीं बिके वो, बड़े शशके से आए थे. सही है. इसी तरह से एक और भी था, लेस के साथ एक और भी, करलीज. ठीक है, करलीज आते बिकते, सुपर क्रस्ट आते बिकते, लेस मसाला, लेस बेसिक, सारे चीज फ्लेवर सब चीजें बिकती है. ठीक है, इसी तरह से एक और चिप्स आए थे नॉक आउट के नाम से.
अब नॉकआउट को अपनी सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट अप्लाई करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक डालडा बनाने वाली कंपनी है, डालडा घी बनाती है, और उसने कहा हम नॉकआउट के चिप्स बनाते हैं, चिप्स बना के हम मार्केट में बेचते हैं। सही है। अब उनका एक्सपीरियंस असल में है ऑयल, सही है, बनास्पति घी, और इसके अंदर काम करने, चिप्स बनाने में वो दे नॉट वेरी मच इन। सही है, क्योंकि वो 3 लीटर का या 5 लीटर का या कंटेनर का या किलो का पाउच या बॉटल या डब्बा बिक सकता है, थैली नहीं बिक सकती। 10 रुपए के चिप्स की और 15 रुपए के चिप्स, उसकी सेल्स टोटली डिफरेंट। वो महीने की राशन में आता है या डेली के कंजम्पशन में आता है, उसके लिए खवातीन और हजरात जो घर के चलाते हैं वो डिसीजन लेते हैं या बच्चा डिसीजन लेता है। सो अगेन प्रोडक्शन का जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लेज वाले, सिंस दे बेसिकली नो द मार्केट वेल, दे कैन यूज सेल्स फोर्स कंपोजिट। नॉकआउट वाले शायद नहीं, कर्लीज वाले यस, सुपर क्रिस्प वाले यस, सही है, लू बिस्किट्स वाले यस, ठीक है, कनौर वाले यस, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत अरसे से हैं और दे बेसिकली नो अबाउट, दे बेसिकली हैव मैच्योर्ड द प्रॉडक्ट, ठीक है। लेकिन अब एक नई चॉकलेट आती, जुबली वाले बहुत अरसे से बिक रही है, जुबली कोई खाता नहीं, अलहदा बात है, लेकिन बिकती है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ और आज तक देख रहा हूँ, वो उतनी ही बड़ी आती है और उतनी ही टेस्टलेस है, लेकिन चल रही है। क्या करें, मिचल्स वालों को लगता है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जुबली खाते हैं और बिक रहा है इसलिए बन रहा है, वरना नहीं बिकता और बनता भी नहीं, ठीक है ना। तो उनको भी अपनी सेल्स के बारे में मालूम। तो जो मैच्योर मार्केट्स होती हैं जहां पे प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा होता, वहां पर आप ओरिजिनली सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट इस्तेमाल करते हैं। और प्री रिक्विजिट क्या है, रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या है, कि सीजन स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीम होगी, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी नई टीम के साथ आप ये सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट इस्तेमाल करेंगे, वट एवर टारगेट्स दे आर गोइंग टू सेट एंड गिव यू, दे आर गोइंग टू बी इनएक्यूरेट एंड इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी अ रॉन्ग एस्टिमेशन। और लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि अगर सेल्स का नंबर गलत आ गया तो प्रोडक्शन में मसला और रेवेन्यू जनरेशन में मसला आएगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग मिस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सेल्स फॉर कॉम्पोजिट। नंबर 2, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। कंपनीज एट टाइम्स ये देखती हैं कि हमारे पास जो सेल्स थी, अगर भाई हर टीम हर कंपनी के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं हो सकता। भाई आइडियल सिचुएशन है ना कि एक्सपीरियंस स्किल्ड बंदा हो, स्किल्ड बंदा था छोड़ के चला गया, सही है, या उनके हंचेस पे अभी हम थोड़ा सा और ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हंच मिला मुझे, प्रोडिक्शन मिली कि जी मैं 50,000 से 60,000 बेच कर सकता हूँ। मैंने फिर उसको कंपेयर किया विद द हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस कि यार पिछले 5-6 साल के अंदर कैसे सेल्स इंक्रीज हो रही है, क्या यही एक्सपोनेंशियल एलिमेंट चलना शुरू करना चाहिए, सही है। हर साल 5% से हमारी सेल्स बढ़ रही है, तो इस साल भी 5% इंक्रीज कर देते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। क्या कोई ऐसा टाइम था जहां हमारी सेल्स गिरी, क्या ऐसी चीज थी जहां पर हमारी सेल्स एकदम से पीक की? भाई हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड्स देखोगे। जैसे आप लोगों से कहा जाए कि अपने बचपन से लेकर आज तक के रिजल्ट्स सामने रखो, टेस्ट रिजल्ट सामने रखो, यानी कि जो आपने क्लास 1 से लेकर जो आज तक फाइनल एग्जाम्स दिए उनका रिजल्ट सामने रखो, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी टेस्ट में अच्छे नंबर भी लिए हो, सही है, तो एकदम से स्पाइक हाई चली गई हो, ठीक है, फिर उसको आपने कंपनसेट करने के लिए एकदम से आपने कम किया होगा ताकि आपकी एक एवरेज आउट हो सके। तो कुछ अच्छे हालात होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो कहता है यार देखो मेरी उस वक्त तबीयत खराब थी ना, तो उस तबीयत खराब की वजह से यार देखो मैं फेल हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये फेल होने का मतलब ये नहीं था कि मुझे आता नहीं था, मेरी तबीयत खराब, रीजन समझ आया। हिस्टोरिकल डेटा देखने का मतलब ये होता है कि कंपनीज हिस्टोरिकल डेटा जब देख रही होती हैं तो वो साथ साथ रीजनिंग भी असेस कर रही होती है कि यार ये पीक हिट की थी तो क्यों हिट की थी, ये इंक्रीज आ रहा था तो क्यों आ रहा था, ये इंक्रीज एकदम से डाउन हुआ क्यों हुआ, ये गिरी सेल्स क्यों गिर गई, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। यही वो रीजन है कि फेब के अंदर 2020 के फेब के अंदर जब कोविड की लहर आई थी, सही है, जब कोरोना की लहर आई थी और सबको एकदम से उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था, मैसिव डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई थी। सेकेंड लेयर कहा जा रहा है कि इट्स गोइंग टू बी मोर इंटेंस देन द प्रीवियस वन, बट वी आर रेडी। क्यों? हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। क्या किया था, कैसे किया था, वहां पर टेस्ट ट्रायल रन चल रहे थे, अब पता है यार टेस्ट ट्रायल रन के लिहाज से क्या चीज करनी चाहिए, वट एवर द एक्शन आर गोइंग टू बी टेकन, दे आर गोइंग टू बी टेकन इन अ फास्टर वे एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस से फायदा ये होता है कि कंपनीज को ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स के अंदर जो सेल्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आई हैं
या सेल्स के टारगेट्स थे, वो कौन कौन से टारगेट्स ऐसे थे जहां पर हमारी, मैं मोटा सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वेरिएंस एनालिसिस, एक्चुअल वर्सेस बजट, हमारे फेवर में आए। ये सब चीजें आपस में कनेक्ट होने वाली है। मकसद ये याद रखो कि यूनिट 6 के पढ़ने के बाद आपने जितनी चीजें आगे पढ़नी है, यूनिट 5 पढ़ना है, यूनिट 3 पढ़ना है, यूनिट 2 पढ़ना है, यूनिट 4 पढ़ना है, ये सब इंटीग्रेटेड है। और सर बात एक होगी, बात कहीं और पे जाके लिंक हो रही होगी। देयरफॉर वेरिएंस एनालिसिस है यूनिट 5 की कहानी, बजटिंग, ठीक है, पोस्ट प्रोसेस वाली कहानी, इवैल्यूएशन। और वो चीज अब उठ के कहां आ रही है, सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर आ रही है कि यार हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा में देखना है कि हमारा लास्ट कौन से वेरिएंसेस ऐसे थे जो फेवरेबल थे और वो क्यों थे। भाई व्हाट वर द मार्केट कंडीशंस, देयरफॉर जिस कंपनी ने सेल्स फोर्स कंपोजिट इस्तेमाल करना है उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके पास एक्सपीरियंस, स्किल्ड और सीजन्ड होने चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी ने हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करना है, इसके पीछे बैक डेटा बहुत सारा होना चाहिए। सही है, बैक डेटा बहुत होना चाहिए। जब बैक डेटा होगा तो हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस हो सकता है। जैसे आप लोगों के पास्ट पेपर्स जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, सही है, 2006 के अंदर, तो 2005 के अंदर केस स्टडी के पेपर 4 खत्म करके पेपर 3 तक लेकर आए थे। तो हमारे पास सिर्फ 2 केस स्टडीज थी। मतलब 2006 के अंदर आई एक्सपीरियंस कि लेटेस्ट सेलिंग पेपर की मेरे पास सिर्फ 2 केस स्टडीज, सही है। और मुझे बस उन्हीं 2 केस स्टडीज के ऊपर खेलना था, क्योंकि तीसरी केस स्टडी अवेलेबल ही नहीं थी कोई। हमें पता ही नहीं था कि एसेज आते किस तरह से, ठीक है ना। बस 2 पेपर्स थे, उसमें एसेज आएंगे। अब एसेज कैसे आएंगे, फर्दर कैसे आएंगे, हमें नहीं मालूम। सेम गोज जब 2012 के अंदर, 2014 के अंदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ। तो उस पर्टिकुलर डे तक हमारे पास 2005 से लेकर 2014 तक के हमारे पास तो पेपर्स थे, ठीक है। 12 तक हमारे पास पेपर्स थे, सही। 10 साल के, 5-6 साल के पेपर्स जब होगा तो हमें पता चल गया पेपर 3 बनता है किस तरह से। फिर एकदम से उन्होंने चेंज किया कि यूनिट 6 भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हमारे पास जब यूनिट 6 इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं था उसका, क्योंकि वो तो पहली दफा आने वाला था, पता ही नहीं था क्या होने वाला है। करते 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 2018 तक, 17 तक हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है, हमें पता चल गया कि 4-5 साल के अंदर कैसे जो डेटा है, हिस्टोरिकल एनालिसिस का डेटा आता है, एनालिसिस आनी शुरू। जितना डेटा हमारे पास बढ़ना शुरू होगा उतना ज्यादा हमारे पास एक आइडिया जनरेट होना शुरू, किस किस तरह से वो काम करते हैं। अब 2018 में किया, लाइनें डाल। अब लाइनें डालने का मतलब क्या है कि अब आपको वही क्वेश्चन है, पहले 14 मार्क का क्वेश्चन आता, कहता निकाल बार। 14 मार्क नहीं कर रहे हम, 12 मार्क करेंगे, 16 मार्क करेंगे। अब 14 वाले को 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 14 वाले को 12 में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है। तो अब 2020 पे, यानी कि 18 वाले साल पे जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली थी कि देयर इज नो मोर 14 मार्क क्वेश्चन, तो सब सर खुजा रहे थे, ओके अब क्या करना। और जब ये पता चला कि लाइनें आ गई तो फिर परेशानी आ गई, कितनी लाइनें आएंगी, ठीक है, बच्चा कैसे लिखेगा, क्योंकि हम तो लंबे लंबे आंसर लिखवाने के मूड में होते थे। अब उसको प्रिसाइज करना है, प्रिसाइज करने के लिए लेआउट्स के ऊपर काम करना है। हिस्टोरिकल डेटा नहीं था, 2-3 साल देख लिए, पता चल गया कैसे काम होगा। अभी सुनने में आ रहा है 23 में फिर बदतमीज लोग पेपर 3 और पेपर 4 फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक और यूनिट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बिजनेस मैथ्स का। तो इसमें मैथ्स भी आ जाएगी। हाँ हाँ, तो भाई 23 से पहले पहले पास करके निकल जाओ, वरना मैथ्स आ रही है इसके अंदर, बिजनेस के अंदर भी मैथ्स आ रही है, ठीक है। तो बस ये आपका 1 साल है, 2 साल आपके पास और है, बस इसमें समहाउ समवे बिजनेस क्लियर करके ए लेवल्स करके निकल जाओ, मैथ्स आ रही है इसके। रूमर्स हैं, आई डोंट नो कि वेदर इट्स गोइंग टू बी देयर नॉट, लेकिन अगर आगे तो मजा आ जाएगा। तो प्रपोज 2 हैं यूनिट्स एक्स्ट्रा, एक आईटी है और एक मैथ्स है। तो जैसे यूनिट 6 है, फिर यूनिट 7 भी आएगा और यूनिट 8 भी आएगा, फुल टाइम 4 यूनिट पेपर 3 के लिए चले जाएंगे, 4 यूनिट मेरे ख्याल से पेपर 4 के लिए। अब पेपर 4 इसका आ रहा है, बिजनेस है 23 के। एनी हाउ, तो हिस्टोरिकल डेटा कब अवेलेबल होता है? हिस्टोरिकल डेटा उस वक्त अवेलेबल होता है जब कंपनी के पास बहुत मैसिव मटेरियल अवेलेबल होता है। कोई नई कंपनी हिस्टोरिकल डेटा नहीं ले सकती। अब आपके जहन में फौरन से वैसे एक चीज चाहिए, सर जी सेकेंडरी रिसर्च भी तो हिस्टोरिकल डेटा होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, और सेकेंडरी रिसर्च तो हमारी भी हो सकती है, किसी दूसरे की भी हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही जहन में आता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च के साथ हमने शायद एएसओ में बात की हुई है कि जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी की क्लियरेंस नहीं होती। सेकेंडरी रिसर्च जो किसी दूसरे के इस्तेमाल कर रहे होते हो, वो वैसी आपके पास ऑथेंटिक नहीं होती, बाइस्ड भी हो सकती है, आउटडेटेड भी हो सकती है। तो पहले वो चीजें क्लियर करोगे, फिर वो हिस्टोरिकल डेटा में इस्तेमाल हो सकती है।
Therefore, companies करती क्या है? Companies do not only rely on their Salesforce composite, they add historical data with it. सही है? और फिर देखते हैं कि यार ये जो मुझे सेल्स नंबर दे रहा है, बड़ा उछल रहा है, ये सेल्स नंबर क्या प्रीवियसली अचीव टारगेट से कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा? ये कह रहा है कि जी मैं तकरीबन कोई 30% की सेल्स इंक्रीज कर दूंगा। हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है कि हमारी कंपनी के नेट से 3% से ऊपर नहीं गई कभी आज तक। ये 33% कैसे इंक्रीज कर देगा? सही है, 30% कैसे इंक्रीज कर देगा? तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ कोरिलेशन एलिमेंट कि जो वो हंच आ रहा है, सेल्स फोर्स की तरफ से हंच आ रहा है, क्या हिस्टोरिकल डेटा इसको कोप कर रहा है? क्या वो भी यही बातें करता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो भी हमें ऐसा एज दे रहा है कि कोई ऐसा मामला हुआ कि इस तरह के बुरे हालात आए और काम हम लोगों ने अच्छा किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो ये तमाम तर वो चीजें होती है जिसके लिहाज से कंपनीज जो हैं, इवन बड़ी कंपनीज लाइक आईफोन, मैं फिर वही बात करूंगा, आईफोन आज भी अपने प्रोडक्ट को बेचते हुए कि जी हम कार्बन फ्री कर रहे हैं इसलिए हमने चार्जर नहीं बेचा, या हम लोगों ने जो एयरपॉड्स है वो इसके साथ 12 के साथ अटैच नहीं किया, सिर्फ मोबाइल फोन रख के हमने आपको दे दिया, वो अभी भी अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हमने कॉस्ट कटिंग और पेंडेमिक की वजह से हमारे डिजाइन को हमने सिंपलर रखा। भाई तुम डिजाइन फेज में थे, डिजाइन फेज के लिए ऑफिस में आना जरूरी नहीं था, और तुम लोग तो भाई अमेरिका में काम करते हो, तुम्हारा तो इंटरनेट भी तेज चलता है, हमारी तरह थोड़ी है बीच में बोलते बोलते सर आवाज नहीं आ रही है, सर तस्वीर लैग कर रही है, सर आप रुक गए, ऐसे थोड़ी होता वहां पर तो तेज वाली इंटरनेट होते हैं, तो वहां पर तो अच्छी तरीके से काम हो सकता था, लेकिन टोप ही है सिर्फ। सही है, वो सब उन्हें ब्रांड को इनकैश करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज जो है ये जहन में रखते हुए कि बिजनेसेस आमतौर पे हिस्टोरिकल डेटा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बास जगहों पर तीसरी टेक्निक आती है। बास जगहों पर होता क्या है कि हमारे पास जो है वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की तरफ जाते हैं। ये वो मार्केट होती है जहां कस्टमर का कोई दीन ईमान नहीं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, सही है, बैठकर कंज्यूमर सर्वे कर रहे हो, कंज्यूमर साहब बताइए जी आप क्या पसंद करते हैं, कब क्या खरीदते हैं, कैसे। आमतौर पे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इस्तेमाल होता है सुपर मॉल्स के, सही है, ये जो आपके वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, सॉरी जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इम्तियाज हो गया, नाहिद हो गया, मेट्रो हो गया, चेज हो गया, ठीक है, ये जो है, या टारगेट हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, या वॉलमार्ट हो गया, या इवन आइकिया हो गया, आइकिया के स्टोर्स जो, वो ओरिजिनली कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देखते हैं, मीनिंग वो कस्टमर की बाइंग प्रेफरेंसेस चेक, वो कस्टमर का बाइंग पैटर्न चेक, वो क्यों, मकसद ये कब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कब इस्तेमाल किया जाता है, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कस्टमर की जो फ्रीक्वेंसी या जो उसका डिसीजन लेने का तरीका है वो फॉरन एब्रप्टली चेंज हो रहा। देखो सेल्स फॉर कॉम्पोजिट कब इस्तेमाल होता है, जब मार्केट मैच्योर, जब कस्टमर हैंकी पैंकी नहीं मार रहा। लेकिन जब कस्टमर हैंकी पैंकी मारना शुरू कर देगा कि कस्टमर कभी कुछ खरीद रहा है कभी कुछ खरीद रहा है, हम सेल्स फोर्स वाले कह रहे हैं सर बेच तो देंगे नहीं, कस्टमर के सर कोई दीन ईमान नहीं है, कभी कस्टमर खरीद लेता है कभी कस्टमर नहीं खरीदता, तो फिर सेल्स फॉर कॉम्पोजिट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट what is going to be important is going to be consumer buying behavior। बकायदा कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर से चेक किया जाता है, कब सेल्स ज्यादा कब सेल्स कम, किस चीज के साथ हमारी चीज बेची जा रही है, किस चीज के साथ हमारी चीज बिकती है। हमने प्लान किया था कि भाई सर्फ एक्सेल के साथ अपना डिटर्जेंट रखेंगे तो बिक जाएगा, अपना डिटर्जेंट नहीं बिक रहा, सर्फ एक्सेल फिर बिके चले जा रहे हैं, ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई। और हमारा डिटर्जेंट खरीदता कौन है, पता चला वो लोग खरीदते जो टूथपेस्ट खरीदने के लिए आए होते। ओके, ये कौन सा कोरिलेशन है भाई। तो ये तमाम तर बाइंग बिहेवियर बकायदा, वो कहते हैं ना कैमरे की आपको देख रही है, ये बकायदा सुपर स्टोर्स वाले अपनी कंपनी जितने भी इनकी सप्लाइंग कंपनीज होती है उनके लिए डेटा फराहम करते हैं कि भाई देखो इस आयल पे इतना रश लग रहा है, इस आयल पे इतना रश लग रहा है। अच्छा, उन्होंने अपने लिए भी रखा हो, बाज ऐसे आयल्स होते, अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों को आयल्स का पता है या नहीं पता, आयल्स का पता है, आयल्स वो जो शेल्फ लगे हुए होते, सही है, कंपनी के, जो मैं केयर फोर की बात कर रहा हूँ या मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेट्रो वगैरह की बात कर रहा हूँ, नाहिद वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये सुपर स्टोर जितने भी, मैं मोहल्ले के दुकान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बिन हाशिम बिन सफीर ये एडन है, सही है, इवन कैलटेक्स का जो स्टोर होता है, स्टोर है वो,
ये लोग बकायदा इन लोगों को अपने शेल्फ्स के बारे में मालूम होता है, इनको अपने आयल्स के बारे में मालूम होता है कि कौन सा आयल ज्यादा क्राउडेड होता है, मोस्ट विजिटेड आयल है, सही है। उनको ये क्लियर इंडिकेशन, बकायदा सर्वेलेंस कैमरास के थ्रू ये देख रहे होते, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देख रहे होते, सबसे ज्यादा रश कौन से वाले, सही है, और किस तरह का कस्टमर खड़ा हुआ है। आंटी खड़ी हुई, बच्चे के साथ खड़ी हुई, आंटी अंकल के साथ खड़ी हुई है, दो अंकल आंटी खड़े हुए अजीब सी हरकतें करते पाए जा रहे। अच्छा, इसका मतलब ये कि कुछ और हो रहा है, खरीदने के लिए नहीं है, कुछ और करने के लिए आए हैं, साइड कर देंगे। लेकिन आंटी, छोटे बच्चा उनका कपड़े खींचे, अम्मा ये चीज चाहिए, अब ओके, ये चीज, ये कौन सा कंज्यूमर बाइंग है जो यहाँ पर इस वक्त आ रहा है 2 बजे, ये खातून इस बच्चे के साथ कर क्या रही है, सही है। सो अब ये हरकत, हरीश कोई बात नहीं, तो होता है ना यार, मैंने देखें, अलिशबा को पसंद नहीं, अलिशबा ने लेफ्ट कर दिया, सही है। अलिशबा ने कहा ये क्या बात हुई, ये तो अलग बात है, तो अलिशबा ने लेफ्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर ली। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि तमाम तर जितनी भी हमारे पास ये जो आयल्स के ऊपर चीजें चल रही होती है, बकायदा आयल्स जितनी भी हैं, सही है, इवन ये तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि मेट्रो, नाहीद, बिन हाशिम, कैलटेक्स और केयरफुल, ये जितनी भी और इम्तियाज, ये तमाम जितनी भी टॉप चेन्स हैं, ये सारी की सारी जो है ये आयल बेस्ड मैनेजमेंट करती हैं। इनके जो आयल ज्यादा चलते हैं उस पर प्रोडक्ट रखना महंगा होता है, बकायदा कंपनी को बताया जाता है हमारे पास ये टॉप रेटेड आयल्स ये हैं, सबसे ज्यादा रश यहाँ होता है, अपना प्रोडक्ट रखवाना चाहोगे, सबसे ज्यादा कस्टमर इसके पास से गुजरता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, सही है। देयर आर मोर चांसेस कि आपका प्रोडक्ट पहले रखा हुआ होगा तो बिकने का चांसेस ज्यादा है, सही है। देयर आर मोर चांसेस कि अगर आपका प्रोडक्ट मसालों के साथ रखा हुआ हो तो बिकने का चांसेस ज्यादा है। इसी वजह से कंपनीज आमतौर पे ये मार्केट इंटेलिजेंस के लिए अपने कारिंदे, अपने बंदे, सेल्स के बंदे और रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर दुकान में, उस पर्टिकुलर स्टोर में खड़े करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, और वो भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सर जी अपना आयल तो बिल्कुल ही खाली रहता है, पता नहीं प्रोडक्ट आपने यहाँ पे 2-3 आए थे कस्टमर और जो आते हैं उसका नंबर ले लेते, सही है। नाहीद पे ग्राउंड फ्लोर पे जो बेसमेंट है उसमें अगर आप जाएं, वहां पर एंट्री के साथ कॉर्नर वहां रखे हुए डिटर्जेंट्स वगैरह रखे हुए, सर्फ वगैरह रखा हुआ है, डेटॉल और इस तरह की चीजें रखी हुई, तो मेरी सारी ग्रोसरी वहां से होती है, ब्रांड यू नो। तो अब हुआ इस तरह से कि मैं जब भी कहीं वहां जाता हूँ, वहां पर एक सेल्स की आंटी खड़ी हुई होती है, मैं बड़े खुशी खुशी डेटॉल की बोतल खरीद रहा होता हूँ, लेकिन आंटी बजिद है कि हार्पिक खरीद लो। अरे नहीं खरीदना मुझे हार्पिक, नहीं खरीदे, इसके अंदर 3 फ्लेवर आते हैं, मैंने कहा क्या चाटना है, मैंने क्या फ्लेवर आते हैं, तो नहीं फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट है इसकी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बस जिद होती है आंटी क्या खरीद लें, लेकिन मैं भी उनके सामने डेटॉल की बोतल ही खरीदता हूँ, ढिटाई, सही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि उनको पता है डेटॉल प्रोडक्ट चल रहा है, कस्टमर आएगा डेटॉल के लिए खरीदेगा, अगर उनको हल्का सा थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि जी इसमें 5 लीटर ज्यादा 3 रुपए कम, तो हो सकता है वो हमारे पास भी आ जाए, खुशबू उसकी अच्छी, उसकी खुशबू बुरी, तो क्या यार बहुत अरसे से हम डिटॉल की खुशबू सुन रहे, चलो हार्पिक की खुशबू सुनते हैं, मगर परफ्यूम तो है ही नहीं ना घर में, डिटॉल छिड़क के आता हूँ अपने ऊपर, सही है। तो अब पॉइंट इस तरह से, हंस क्यों रहे हैं यार, तो अब हुआ इस तरह से है कि ये तमाम तर हरकतें जो होती है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है, इसलिए एट टाइम्स कंपनीज करती क्या है, सेल्स फोर्स से अपना लेती है, मैंने पहले ही बात की थी, ये हम लोग सब चीजें ना ऐड इन करेंगे, सही है। ये बर्गर लैब का ना क्वाड्रा बन रहा है, we have like she is in our class right now, ठीक है, ये बेचारी एस लेने के लिए आती है तो फिर इनको ए टू भी लेनी पड़ती है, ये फिर अजीब किस्म की ऑनलाइनिश फिजिकल क्लास देती तो एनीहाउ, सो अब हमने असल में करना क्या है, वी आर जस्ट क्रिएटिंग लेयर्स और कंफर्मेशन, लेयर्स ऑफ कंफर्मेशन, वी बेसिकली हैव आवर सेल्स का नंबर फ्रॉम सेल्स टीम, we basically rechecked that thing with historical data कि whether this particular thing is doing good or right or not, सही है, then we cross check it with the consumer buying behavior, यार कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर ऐसा है जिसको थोड़ा सा और ट्रिगर करके थोड़ी सी और सेल्स बढ़ाई जा सके, ये तमाम तर शरारतें क्यों हैं, मैंने सेल्स बढ़ानी है भाई, सेल्स बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का मुंह पे मारूंगा पकड़ के डिविडेंड, और वो फिर पागल हो जाएगा मुझे पैसे देने, बस ये खेल।
तो इसलिए अब देखो, प्रोडक्शन सप्लायर को ये कहना कि मुझे सस्ता बेचो, मुश्किल काम, सही है, लेकिन कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना ज्यादा खरीदने पर, ये रिलेटिवली आसान था। तो कॉस्ट कम करके शायद प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेच के जरूर प्रॉफिट कमाया जा सकता, सही है। ये मैं उठा नहीं रहा, ये बेसिकली मैं वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन इस तरह से है कि आप जिस वक्त काम कर रहे होते हैं तो ये चीजें जहन में रखनी पड़ती हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के थ्रू भी चीजें पता चलती, ठीक है। और इसकी पता चलने का रीजन या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जहां पर कंज्यूमर की प्रेफरेंस इज कंज्यूमर एज द बॉस, ठीक है। दे बेसिकली डिराइव कि किस तरह से प्रोडक्ट बेचता है। देयरफॉर वो जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी ना, OPTP की, यानी कि एक आलू दो आलू की, इन्होंने जो अपने चिप्स लॉन्च किए थे तो इन्होंने कहा था सिलेक्टेड आउटलेट्स। तो उन्होंने नाहीद पर अपने ये चिप्स रखवाए, सही, इम्तियाज पे चिप्स रखवाए थे, मोहल्ले की दुकान पे नहीं आए थे, बड़ी दुकानों पे रखवाए थे, क्योंकि वहां भाई मोहल्ले की दुकान में कैसे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पता चलेगा, सही है ना, वहां पे तो पता नहीं चल सकता, ये तो स्टोर से पता चलेगा। अब जो डेजिग्नेटेड स्टोर से बकायदा उनसे मार्केट इंटेलिजेंस के तौर पर से पूछेगा, भाई देखो हम तुम्हारे प्रोडक्ट रखवा रहे हैं, लेस के आसपास रखवा रहे हैं, ये बताओ कि रश आता है नहीं आता, सही है, और इश्तेहार हम दे देंगे, और इश्तेहार दे देंगे तो काम हो जाएगा। ये चीजें कंज्यूमर बाइंग तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम दिस सेल्स फॉर कंपोजिट, वी आर रिकन्फर्मिंग, वेरीफाइंग एंड जस्टिफाइंग कि वो जो नंबर है वो नंबर एग्जिस्ट किया जा सकता है, और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से हम ये देख रहे हैं कि क्या ये नंबर थोड़ा सा और पुश फॉरवर्ड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रखो, सेल्स फॉर कंपोजिट तेज है, हिस्टोरिकल डेटा रिलेटिवली क्विक है, नॉट वेरी तेज लेकिन इट्स फाइन। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इंतहाई स्लो, इंतहाई स्लो, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करने, कंज्यूमर का वैसे तो बिहेवियर, हमारा तो बिहेवियर है ही नहीं, ऑफिस में बिहेवियर नहीं होता, घर में बिहेवियर नहीं होता, तो बाइंग बिहेवियर कहां से लेकर आएंगे। लेकिन नहीं, हमने फिर भी आपके फ्रॉम रैंडम परचेजेस में से हमने कोई ना कोई पैटर्न सेट करना पड़ता है कि ये बंदा ये खरीदता है, ये बंदा ये खरीदता है, महीने के शुरू में ये रश आता है, महीने के मिड में इस तरह का रश आता है, दिन के सुबह में ये रश होता है, दोपहर के टाइम पे कुछ इस तरह की कॉम आई हुई होती है, रात में कुछ इस तरह के छिछोरे आए हुए होते हैं। तो दिस इज हाउ यू जस्ट try to understand कि what are the customer types they are going and you are dealing with such kind of customers, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास आया। फिर हम आते हैं दोबारा कंपनी के अंदर, कंपनी में आते हैं और हम लोग कहते हैं ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स। अच्छा, ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक वाइडली यूज्ड है, सबसे ज्यादा ये यूज की जाती है, क्योंकि ये ओरिजिनली एक तरह से जो सेल्सफोर्स कॉम्पोजिट है ना, ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म। कंपनी में से सेल्स के बंदे निकाले, सिर्फ सेल्स के निकाले, प्रोडक्शन वाले के नहीं निकाले, फाइनेंस वाले के नहीं निकाले। अब ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट में क्या होगा, हम हर डिपार्टमेंट में से, सेल्स डिपार्टमेंट से भी, रिसर्च डिपार्टमेंट से भी, HR डिपार्टमेंट से भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी, सब डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स जमा करें और उसकी बना देंगे ज्यूरी, एक टीम बना देंगे। उनसे बोलेंगे सेल्स वाले बंदे जरा बताओ कितनी सेल्स करें। वो कहता है सर जी 5% इंक्रीज होना चाहिए। ओके, प्रोडक्शन वाले अंकल, क्या हमारे पास कैपेसिटी है 5% इंक्रीज करने की? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग वाले, क्या आप 5% एक्स्ट्रा बेच सकते हैं? सर जी पैसे ही नहीं है। फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा? अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सेल्स नंबर पर मुझे ना यहाँ पे मच्छर काट गया, क्योंकि सुबह में काटा तो डेंगू नहीं होगा, अगर यही मच्छर मुझे दोपहर में काटता ना, शाम में काटता, एक सेकंड, 2 टाइम्स। खैर, तो अब सिचुएशन इस तरह से कि जिस वक्त आपकी, अब सारे डिपार्टमेंट्स को जब इन लाइन किया गया, सही है, कि आप अब बैठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, ये जो नंबर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, क्या बाकी डिपार्टमेंट्स भी ये समझते हैं कि ये अचीवेबल टारगेट है, सही है, क्या ये रैशनल लग रहा है, ये सिर्फ इनकी इंथुजियाज्म तो नहीं है। मकसद हमने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से ये देखा कि जी हम 5% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सही है, डेटॉल के साथ हार्पिक रख दिया तो जी हम बेच देंगे, टेंशन नहीं है, कंज्यूमर हमारी बात सुनता जरूर है। और बात सुनने के लिए, अच्छा अब ये थोड़ी सी मैं बात अनएथिकल कर रहा हूँ, बट दिस इज हाउ मार्केटिंग हैपेंस, एंड आई लिटरली फील बैड अबाउट इट कि दिस इज हाउ मार्केटिंग
इज डन। अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रोडक्ट है, अच्छा मैं फिर सॉरी कर रहा हूँ इस बारे में, इट्स वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो लड़कियों को प्लीज इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग ऐसे डेजिग्नेशन, अब अगेन काम है तो नखरा की तो ये, लेकिन वो किस तरह से रखते हैं, साइकी क्या होती है वो साइकी। कोई भी प्रोडक्ट है, सही है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खवातीन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हजरात ठरकी होते हैं। That's the baseline. सही है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन दैट्स द पॉइंट। हम रुकेंगे, हमसे घर वाले बात नहीं करते हैं, हमसे एक अननोन खातून खड़ी होकर बात कर रही है, भले वो हारपे की बेचने की बात कर रही होंगे, लेकिन देख के बात है, हाँ जी नहीं हम नहीं खरीदने जाए, मुस्कुरा के देखेंगे ऐसे, पता नहीं जैसे अगली दफा मैं नंबर दे देना। सही है, पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से उनको पता है यार कि अगर मैंने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, थोड़ी सी खूबसूरत लड़की खड़ी कर दो। यहां तक मार्केटिंग चल रही है इस वक्त, इंतहाई अनएथिकल। अरे खूबसूरत लड़का खड़ा कर दो भाई, नहीं नहीं, मकसद खूबसूरत लड़का खड़ा करोगे तो खवातीन खरीदने के लिए थोड़ी आती हैं, उनके तो आंखों में पत्थर लगे हुए होते हैं, वो थोड़ी देख के खुश होंगी, हमारे दिल के लड्डू फूटेंगे। वैसे और तब भी आएगी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आवाम दूसरी होगी हरीश, वो दूसरी आवाम होगी, वो पेशावर से आई हुई। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि ये जो सेल्स के, और यही वो रीजन होता है। आप अगर मेरी बात, अगर आपको यकीन, अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगता है ना, आप जाके किसी भी ये जो जनरल स्टोर वगैरह जितने भी ये सुपर स्टोर्स वगैरह, वहां पर आप कॉस्मेटिक्स के एरिया में चले जाओ, सही है, बिन हाशम चले जाओ, नाहिद चले जाओ, चेज चले जाओ, इम्तियाज चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, उनकी कॉस्मेटिक्स के एरिया में चले जाओ, अरे आंटियां 3-3 दफा तैयार हुई भी होती हैं, पुक करके मुंह बाहर निकला हुआ होता है, पता नहीं क्यों तैयार हुई भी होती। भाई आप कॉस्मेटिक बेच रही हो, कॉस्मेटिक अपने ऊपर कौन कहता है लगा के दिखाने को यार, लेकिन अगेन वो एक्सपीरियंस है करने के, कोई बात नहीं, कहीं से लगता है कोई, अच्छा वो वाला प्रोडक्ट नहीं लगाती जिसके लिए वो खड़ी हुई होती, वो लगाती लोकल ही है, अंदर की बात, ठीक है? आपका क्या लगेगा, लॉरियल के स्टॉल पे जो खातून खड़ी होती है, लॉरियल छपा हुआ होता है मुंह के ऊपर, जी नहीं, वो मस्कारा घर के होते हैं, निकाल निकाल के वो कर करके वो पाउडर लगाया होता है, टेल्कम पाउडर लगा कर गोरी हुई। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये कि बहुत मार्केटिंग बिकम्स वेरी अनएथिकल, अनफॉर्चुनेट, और पैसा इज अल्टीमेट थिंग। तो आप किसी को पैसा दिखाते हो ना, तो बेचारी, वो बेचारी खातून जो है वो भी पैसा कमाने के लिए आई होगी। खैर ये तो एक एथिकल अनएथिकल के लिहाज से बात आ गई, लेकिन ज्यूरी ऑफ एक्सपोर्ट के लिहाज से बात हो रही थी कि हमने कहा कि जी हम अपना सेल्स का बंदा खड़ा करेंगे, वो 5% एक्स्ट्रा सेल्स करने में कामयाब हो जाए। सेल्स बढ़ रही है, टारगेट नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शन वाले से पूछते हैं, प्रोडक्शन वाले हम वो कंज्यूमर के साथ बाइंग बिहेवियर को करके ना, हम सेल्स बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर दैट, कैन यू प्रोड्यूस दिस मच? मैंने सर प्रोड्यूस तो कर दूंगा, स्टोर नहीं है रखने की जगह, गोदाम का जरा मामला कर लो, पहले गोदाम की चीज आधी हमारे बाहर रखी हुई होती है, 5% और इंक्रीज कर दिया, आधी रोड पे खड़ी भी होगी, गोदाम नहीं है हमारे पास इस चीज का। मकसद अब आपको उससे रिलेटेड इश्यूज पता चल रहे हैं, मीनिंग यू आर गेटिंग मोर रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ योर एस्टिमेशन। मकसद कहने को तो यार क्लास के अंदर हर बच्चा बोलता है मुझे एस्टेरिक चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच रखो ना, बास को पास होना भी होता है, सही है? तो हर एक का प्लान होता है, जैसे अभी आप लोग कुछ दिनों के अंदर हर क्लास का बच्चा जो है ना वो आईबीए की तैयारी करेगा, सर जी आईबीए की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा, सर टेस्ट होने वाले, सॉरी सर आईबीए की तैयारी कर रहा हूँ, पता है उसका इकरा में भी नहीं होने वाला, सही है, उसे इकरा का टेस्ट भी फेल करने, लेकिन आईबीए, मतलब ये चीज वो होती है जो शायद बिजनेस रियलिटी की तरफ ज्यादा जा रही होती है, ठीक है? और उस रियलिटी की तरफ जाने के लिए उसको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी सेल्स फोर्स कंपोजिट से टारगेट्स लेती है, फिर हिस्टोरिकल डेटा से उसको वेरीफाई करती है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से देखती है व्हाट कैन द फर्दर ट्वीकिंग वी कैन डू, सही है, इंक्रीज का, सही है, एंड देन वेरीफाई इट विद द ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट, सही है। यानी कि आप अपने डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट से बात करते हैं, हर डिपार्टमेंट का आप लेते हैं, जिससे ओरिजिनली बाय द एंड ऑफ द गेम आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, टारगेट्स बेहतर हो जाते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच नजर आनी शुरू हो जाती है, एंड हेंस यू बेसिकली हैव मोर आइडिया कि काम किस तरह से करना होगा। समझ आती है चीज? सो अब हमारे पास आखिरी रह गई डेल्फी।
डेल्फी के लिए आपसे हम अगली क्लास में बात करेंगे। ये बात मैं शायद कल की क्लास से पहले करके डेल्फी टेक्निक की बात करके, सही है, फिर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। सही है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और लिखवाया मैंने कुछ नहीं, कल मैं लिखवाऊंगा। तो बेसिकली कल का क्लास मेरा ख्याल है शायद वो इसी के रोलिंग में आगे कंटिन्यू होगी। सर जी, जी लाले बोले। मैंने कल टेस्ट का बोला था। कल टेस्ट है किस चीज का? मैंने तो पेपर ही नहीं बनाया अभी तक। सर ऐसा करते हैं ना कि छोड़े, वैसे भी इस हफ्ते किसी और का टेस्ट नहीं है। ये आपको इन्फॉर्म कब किया गया था? अरे आप यार चुप, मेरा वजह में टांग अड़ा के। ये आपको अनाउंस कब किया गया था कि कल टेस्ट? थोड़ा टाइम हो गया। इसका मतलब मुझे भी मैसेज चेक करना पड़ेगा, इन्होंने मुझे भी कहा होगा कि पेपर बना के भेजे। तो कल टेस्ट है, सही है। कल जो है बॉस्टन मैट्रिक्स का टेस्ट है आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बता दिया। आज बैठ के चाहता टेस्ट पेपर बना के इनको सेंड कर दूंगा। तो कल आपको बता। सर वैसे आपने ये कहा था कि जो अभी असाइनमेंट में सवाल दे रहा हूँ ना, उनमें से आएगा आखिरी 2 में से। वो तो अगला कहा था। ओहो, हम तो ये वाला समझे सर। चलो डन, डन हो गया। ये जो आप लोगों ने असाइनमेंट के 5 क्वेश्चन है ना, 3 तो आप मुझे जमा करवा रहे हो, जो 2 बच गए हैं ना उनमें से टेस्ट आ रहा है। क्लियर है? जी सर। हाँ मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मेरी मेमोरी गजनी हो गया हूँ पूरा का पूरा यार। हाँ लास्ट कहते जब हम लोग पढ़ रहे थे बचपन में, तो उस वक्त आपने कहा था ना कि सर आपने कहा कि बॉस्टन मैट्रिक्स का टेस्ट लेंगे, तो मैंने कहा था नहीं 5 में से जो 3 है वो आप करके देंगे, बाकी 2 में से मैं टेस्ट लूंगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त, शाबाश। कल टेस्ट है, ठीक है, और बाकी 2 में से टेस्ट है। और मुझे कोई भेज दे कि मैंने कौन से 5 क्वेश्चन भेजे, नहीं वो मैंने भेजे, मैंने भेजे, सही है। पहले 3 और आखिरी के 2, आखिरी 2 में से कोई एक आएगा। डन हो गया, डन हो गया पक्का, सही है। नो मोर, अभी अब बॉस्टन मैट्रिक्स नहीं है, सही है। रेशियो एनालिसिस, इतना कंफ्यूज टीचर जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। कंफ्यूज हो गया, ठीक है, जाए नहीं, एंजॉय करें। कल का टेस्ट है, सही, कल टेस्ट देना है रेशियो एनालिसिस में से। अल्लाह हाफिज।